नमस्कार। आज हम इतिहास के दो ऐसे नामों पर बात करने वाले हैं जिन पर अक्सर चर्चा होती है और जो काफी जटिल भी रहे हैं, वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे। हमारे पास कुछ खास स्रोत हैं, सावरकर की जीवनियां हैं और साथ ही नाथूराम गोडसे का वो बयान जो उन्होंने अदालत में दिया था। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों के जरिए उनके जीवन, उनकी सोच और हाँ, महात्मा गांधी की हत्या के आसपास जो माहौल था उसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, बिल्कुल वैसा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और ये शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है कि हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से इन्हीं उपलब्ध स्रोतों पर ही आधारित होगी, क्योंकि ये स्रोत हमें उस दौर के अलग अलग और कभी-कभी तो बिल्कुल एक दूसरे से उलट नजरिए भी दिखाते हैं। हाँ, ये तो है। हमारा मकसद बस इन दस्तावेजों में जो जानकारी है उसे बिना किसी का पक्ष लिए जस का तस सामने रखना है, ताकि उस दौर की जो उलझनें थीं, जो अलग अलग विचारधाराएं थीं, उन्हें समझा जा सके, जैसा इन कागजात में दर्ज मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत सावरकर के बचपन से करते हैं। उनके पिता दामोदर पंत कैसे थे? स्रोत बताते हैं कि वो पढ़े लिखे थे, स्वाभिमानी थे और अपने अतीत का सम्मान करते थे। और माँ राधाबाई वो काफी धार्मिक और स्नेही थीं। हाँ, और सावरकर बचपन से ही काफी तेज थे। 6 साल की उम्र में स्कूल भेजा गया उन्हें। इतिहास और जो हमारे महाकाव्य हैं, उनमें उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी थी। एक किस्सा भी आता है जीवनी में। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो अरबों के इतिहास वाला। वही, जब इतिहास की किताब का पहला पन्ना गायब था तो उन्होंने अपने पिता से पूछ लिया कि हमारे पुरखे कौन थे। जिज्ञासा बहुत थी उनमें। और यही जिज्ञासा शायद बाद में देश प्रेम में बदली। उन्होंने एक संगठन बनाया था, मित्र मेला। बिल्कुल, काफी कम उम्र में, शायद 16-17 साल के रहे होंगे, 1899 या 1900 के आसपास मित्र मेला नाम का संगठन बनाया। और ये कोई ऐसा वैसा दोस्तों का ग्रुप नहीं था, ये देशभक्तों का एक गुप्त समूह था। अच्छा, गुप्त समूह। हाँ, और यही संगठन 1904 में जाकर अभिनव भारत बना। और इसका मकसद एकदम साफ था। क्या मकसद था? भारत की पूरी राजनीतिक आजादी, और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हथियारबंद क्रांति भी की जाए। यानी क्रांतिकारी रास्ते पर चलने का फैसला काफी पहले हो गया था। और ये संगठन अभिनव भारत, क्या ये सिर्फ एक ही इलाके में था? नहीं, ये पश्चिम और मध्य भारत में काफी फैला। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शाखाएं तो भारत के बाहर भी थीं। भारत के बाहर? कहाँ? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे गदर पार्टी के रूप में। और नासिक शहर का जिक्र भी बहुत महत्वपूर्ण। नासिक क्यों? नासिक को पौराणिक कथाओं में श्री राम के वनवास से जोड़ा जाता है। तो स्रोत कहते हैं कि यहीं से सावरकर ने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपने संघर्ष का एक तरह से बिगुल फूंका। अच्छा, तो उनके तरीके क्या थे? मतलब ये अभिनव भारत काम कैसे करता था? स्रोत बताते हैं कि कई तरीके थे, जैसे स्वदेशी का प्रचार करना, विदेशी सामान का बहिष्कार करना, हथियार जमा करना, गुरिल्ला युद्ध की तैयारी रखना, सही मौके का इंतजार करना, और सबसे जरूरी भारतीय फौज और जो रियासतें थीं उन्हें क्रांति के लिए तैयार करना। हथियार जमा करना मतलब? हाँ, यहां तक कि पिस्तौलें छुपाकर भारत भेजी गईं। बम बनाने का तरीका भी फैलाया गया। बम बनाने का तरीका कहाँ से मिला ये? रूसी क्रांतिकारियों से मिला था। हेमचंद्र दास और पीएम बापट इसे भारत लाए थे। और लंदन में जो इंडिया हाउस था। हाँ, इंडिया हाउस। हाँ, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। बिल्कुल, वो इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा बन गया था। और इसी इंडिया हाउस में 1909 में सावरकर की गांधी जी से भी मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात अहम क्यों मानी जाती है? यहीं से ऐसा कहा जाता है कि उनके बीच जो विचारों का गहरा मतभेद था वो खुलकर सामने आने लगा। अच्छा, किस मुद्दे पर? खासकर हिंसा बनाम अहिंसा के सवाल पर। एक स्रोत में तो लिखा है कि उनके नजरिए ध्रुवों की तरह अलग थे। तो ये जो वैचारिक टकराव था, ये 20वीं सदी के पहले दशक में ही शुरू हो गया था और फिर आगे भी चला। और इसके कुछ ही समय बाद सावरकर गिरफ्तार हो गए। हाँ, नासिक षड्यंत्र केस में आरोप यह था कि उन्होंने नासिक के कलेक्टर थे मिस्टर जैक्सन, उनकी हत्या में मदद की थी और ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध भड़काया था। राजद्रोह का भी आरोप लगा। और सजा बहुत सख्त थी। 2 आजीवन कारावास, 50 साल की सजा। ये 1910-11 के आसपास की बात है। 50 साल? इसी दौरान वो मशहूर घटना हुई थी ना, मार्सेल्स में जहाज से कूदकर भागने की कोशिश। ये किस्सा तो बहुत सुना है। हाँ, बेहद नाटकीय किस्सा है वो। उन्हें सजा के बाद भारत ले जाया जा रहा था, तो मार्शल्स बंदरगाह के पास उन्होंने जहाज से सीधा समुद्र में छलांग लगा दी। सच में? हाँ, और तैरकर फ्रांसीसी तट पर पहुंच गए शरण मांगने के लिए।
लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह किए बिना उन्हें फ्रांसीसी जमीन पर ही पकड़ लिया। अरे, ये तो गलत था। बिल्कुल। ये मामला फिर हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी गया, लेकिन फैसला ब्रिटेन के हक में आया। दस्तावेज बताते हैं कि इसकी दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई और इसे फ्रांस का धोखा माना गया। अच्छा, जेल जाने से पहले और फिर बाद में भी सावरकर की विचारधारा क्या थी? उन्हें एक तर्कवादी, रैशनलिस्ट भी कहा जाता है। हाँ, कई स्रोत उन्हें वॉल्टेयर और स्विफ्ट जैसे तर्कवादी लेखकों के बराबर रखते हैं। वो अंधविश्वास के बहुत खिलाफ थे। विज्ञान और आधुनिक सोच पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि हमें कारण और परिणाम के सिद्धांत पर चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान खुश होंगे या नाराज। अच्छा। ज्योतिष जैसी चीजों को वो बिना वैज्ञानिक आधार के मानते थे और कहते थे कि मशीनें इंसानियत के लिए नुकसान नहीं बल्कि वरदान हैं। लेकिन फिर हिंदुत्व विचारधारा का क्या? वो भी तो उनसे बहुत मजबूती से जुड़ी है। ये कैसे हुआ? हाँ, ये विचार उन्होंने खास तौर पर जेल से रिहाई के बाद यानी 1924 के बाद ज्यादा विकसित किए। जब वो रत्नागिरी में नजरबंद थे तो उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी बहुत काम किया। सामाजिक सुधार? जैसे छुआछूत? उसे वो मानवता पर कलंक मानते थे। जो लोग अछूत माने जाते थे, उनके शुद्धिकरण और मंदिरों में प्रवेश के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उनका उन्होंने समर्थन किया। और सभी हिंदुओं को जोड़ने के लिए गणेश उत्सवों को एक नया और ज्यादा व्यापक रूप दिया, पैन हिंदू गणेश उत्सव। ठीक है। और गांधी जी के साथ जो उनके मतभेद थे वो सिर्फ अहिंसा को लेकर ही नहीं थे, और भी मुद्दे थे। नहीं, कई मुद्दे थे। खिलाफत आंदोलन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सावरकर और कई दूसरे नेता इसे देश के हित में नहीं मानते थे। क्यों? उनका मानना था कि इससे मुसलमानों में अलगाववादी भावनाएं बढ़ेंगी, जबकि गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। फिर सावरकर हिंदुओं के सैनिकरण पर भी जोर देते थे। उन्हें लगता था कि भारतीय सेना में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ रहा है और ये भविष्य में खतरा बन सकता है। और कांग्रेस की नीतियों के आलोचक थे। बहुत कड़े आलोचक थे, खासकर मुसलमानों के लेकर जो कांग्रेस की नीतियां थीं, जिन्हें वो तुष्टीकरण कहते थे। यहां तक कि रास बिहारी बोस ने भी रेडियो पर सावरकर का शुक्रिया अदा किया था। रास बिहारी बोस ने? क्यों? हाँ, उन्होंने कहा था कि सावरकर की किताब 1857 का स्वातंत्र्य समर और उनके विचारों ने आजाद हिंद फौज यानी INA को प्रेरणा दी। अच्छा, तो 1924 में उनकी सशर्त रिहाई हुई और फिर 1937 में पूरी तरह रिहा हो गए। इसके बाद उनकी राजनीतिक भूमिका क्या रही? इसके बाद वो हिंदू महासभा के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए। 1937 में जब वो पूरी तरह से रिहा हुए तो बॉम्बे में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने लगातार विभाजन के खतरे के बारे में चेतावनी दी। पहले से ही? हाँ, दिसंबर 1937 में नागपुर अधिवेशन में ही उन्होंने पाकिस्तान योजना के खिलाफ हिंदुओं को चेताया था और कश्मीर के भविष्य पर भी चिंता जताई थी कि अगर हिंदू विरोधी ताकतों को नहीं रोका गया तो क्या होगा। कांग्रेस की किन नीतियों से उन्हें सबसे ज्यादा ऐतराज था? मुख्य आरोप वही था, तुष्टीकरण। उनका मानना था कि कांग्रेस हिंदू हितों को नजरअंदाज कर रही है। जैसे? कोई उदाहरण है स्रोतों में? हाँ, जैसे जनगणना के आंकड़ों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल। उनका आरोप था कि ऐसा किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को प्रतिशत बढ़ावा दिखे और हिंदुओं का कम, जिसका सीधा असर प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड पर पड़ता। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस का रवैया पक्षपाती है और इसी वजह से मुस्लिम लीग और ज्यादा कट्टर और आक्रामक होती जा रही है। तो जाहिर है जिन्ना और मुस्लिम लीग से भी उनका टकराव रहा होगा। बिल्कुल। जब जिन्ना ने 1941 में मद्रास में हिंदू महासभा की आलोचना की तो सावरकर ने करारा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को अव्यावहारिक बताया और इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे खतरे हिंदुत्व के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी कि अगर पैन इस्लामिक खतरा बढ़ता है तो उसका मुकाबला करने के लिए जम्मू से लेकर जापान तक एक हिंदू बौद्ध गठबंधन बनाया जाएगा। तो एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच खींचतान चल रही थी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा का अपना अलग नजरिया था। ये जो पूरा राजनीतिक माहौल था, ये विभाजन की तरफ कैसे बढ़ा, इस पर स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस की अपनी नीतियां भी समय के साथ बदली। जैसे राष्ट्रीय भाषा का सवाल था, हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को तरजीह दी गई। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा था। इसे सावरकर जैसे नेता मुसलमानों को खुश करने की कोशिश मानते थे। और सबसे बड़ा बदलाव तो था विभाजन को स्वीकार करना। लेकिन कांग्रेस तो पहले इसके खिलाफ थी। हाँ, अप्रैल 1942 में कांग्रेस कमेटी AICC ने बाकायदा प्रस्ताव पास किया था कि वो किसी भी क्षेत्र को भारत से अलग होने की आज़ादी देने वाले किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी। लेकिन बाद में हालात बदले और विभाजन स्वीकार कर लिया गया।
और भी कुछ कारण थे? हाँ, वेविल योजना भी नाकाम रही। उसमें हिंदुओं की आबादी 75% होने के बावजूद उन्हें सिर्फ 54% प्रतिनिधित्व मिला था, जबकि 22% मुस्लिम आबादी को भी लगभग उतना ही। फिर 1945 के चुनाव हुए। मुस्लिम लीग ने लगभग सारी मुस्लिम सीटें जीत लीं, लेकिन हिंदू महासभा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। इससे वो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चली गई। सावरकर का ये भी मानना था कि आज़ादी सिर्फ कांग्रेस या अहिंसक आंदोलनों से ही नहीं मिली। हाँ, उनका नजरिया ये था कि आज़ादी दिलाने में सशस्त्र सेनाओं के विद्रोह का भी बहुत बड़ा हाथ था। जैसे आईएनए ट्रायल्स के बाद जो विद्रोह हुए और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। उनका मानना था कि ये विद्रोह उनके और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। यहाँ तक कि बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भी कथित तौर पर कहा था कि भारत छोड़ने और सत्ता हस्तांतरण का एक बड़ा कारण भारतीय सेना में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद था। तो ये थी सावरकर की वैचारिक यात्रा और उनके राजनीतिक संघर्षों की एक तस्वीर, जैसा कि हमें इन स्रोतों से पता चलता है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक बहुत ही दुखद और विवादास्पद मोड़ गांधी जी की हत्या से जुड़ा है। तो अब आते हैं नाथूराम गोडसे के पक्ष पर, जैसा उनके अदालत में दिए बयान से सामने आता है। हाँ, नाथूराम गोडसे वो एक भक्त ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन अपने बयान में वो खुद को अंधविश्वासों से मुक्त एक स्वतंत्र विचारक बताते हैं। उन्होंने जाति विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लिया था, आरएसएस के सदस्य भी रहे थे और सार्वजनिक तौर पर जातिगत नियमों को तोड़ा भी था। और एक महत्वपूर्ण बात जो इनके बयान में कही गई है वो ये कि उन्होंने सावरकर और गांधी दोनों के विचारों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। तो फिर गांधी जी की हत्या के पीछे उन्होंने क्या कारण बताया अपने बयान में? उनका जो मुख्य आरोप था वो गांधी जी की कथित मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर था। तुष्टीकरण? हाँ, गोडसे के अनुसार गांधी जी का जो आखिरी अनशन था वो इसी नीति का चरम बिंदु था। उनका मानना था कि देश का बंटवारा गांधी जी की सहमति से हुआ। उनके बयान का एक हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं, गांधी की सहमति से देश को विभाजित किया गया और फाड़ दिया गया, जिसे हम पूजा का देवता मानते हैं। मेरा मन भयानक क्रोध से भर गया। क्या उन्होंने कोई खास उदाहरण भी दिए थे इस तुष्टीकरण के आरोप के समर्थन में? हाँ, उन्होंने कुछ बातें गिनाई, जैसे गांधी जी का हिंदुस्तानी भाषा पर जोर देना। गोडसे उसे हिंदी और उर्दू की दोगली संतान मानते थे। फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे थे उस पर गांधी जी की कथित चुप्पी। अच्छा। जबकि दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों ने जिन मस्जिदों में पनाह ली थी उन्हें खाली कराने के लिए अपने आखिरी अनशन की शर्त रखना। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही थी। तो फिर मुकदमे में क्या हुआ? खासकर सावरकर का नाम कैसे आया इसमें? देखिए, गोडसे ने तो हत्या की पूरी जिम्मेदारी खुद ली और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उनके जो सहयोगी थे नारायण आप्टे, उन्हें भी मौत की सजा मिली। लेकिन मुकदमे का एक बहुत अहम और विवादास्पद पहलू था सावरकर का नाम इसमें आना। वो कैसे? एक सरकारी गवाह था दिगंबर बड़गे। उसने गवाही दी कि वो 17 जनवरी 1948 को, यानी हत्या से कुछ दिन पहले, गोडसे और आप्टे के साथ सावरकर सदन गया था, जो सावरकर का घर था। बड़गे ने कहा कि जब गोडसे और आप्टे ऊपर सावरकर से मिलने गए तो उसने नीचे से सुना कि जब वो लौट रहे थे तो सावरकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, यशस्वी होकर वापस आओ। यशस्वी होकर वापस आओ, ये तो बहुत गंभीर आरोप था। तो सावरकर ने इस पर क्या कहा? सावरकर ने अपना एक लंबा करीब 80 पेज का बयान दिया का अदालत में। उसमें उन्होंने इन सारे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसी किसी साजिश की ना तो कोई जानकारी थी और ना ही वो इसमें किसी भी तरह से शामिल थे। और बड़गे की गवाही का? बड़गे की गवाही को उन्होंने सुनी सुनाई बात बताया जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना था कि उनके जो राजनीतिक विरोधी थे, गांधी जी, नेहरू, सोहरावर्दी, हो सकता है उन्होंने उन्हें फंसाने के लिए ये कहानी घड़ी हो। उन्होंने इस बात से भी साफ इनकार किया कि उन्होंने गोडसे और आप्टे से उस दिन मुलाकात की थी या उन्हें यशस्वी होकर वापस आओ जैसा कुछ कहा था। क्या अभियोजन पक्ष, मतलब सरकारी वकील, कोई और सबूत पेश कर पाया सावरकर के खिलाफ? कोशिश तो की उन्होंने। कुछ और गवाह भी पेश किए गए, जैसे एक अभिनेत्री थी शांताबाई मोडक, जिन्होंने शायद गोडसे आप्टे को लिफ्ट दी थी, या एक प्रोफेसर जेसी जैन थे जिन्हें मदनलाल पाहवा, हाँ वही, पाहवा ने कथित तौर पर प्रोफेसर जैन को कुछ बताया था। लेकिन ये सारे सबूत सावरकर की सीधी संलिप्तता साबित नहीं कर पाए। एक आरोप ये भी था कि हिंदू महासभा भवन से सावरकर सदन कोई फोन कॉल किया गया था, लेकिन वो भी साबित नहीं हो पाया। तो अंत में यही हुआ कि सबूतों के अभाव में जो न्यायाधीश थे, जस्टिस आत्माचरण,
उन्होंने सावरकर को गांधी हत्या के मुकदमे में सभी आरोपों से बरी कर दिया। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमें इन उपलब्ध दस्तावेजों में मिलता है। हर स्रोत का अपना एक नजरिया होता है, अपनी सीमाएं होती हैं। तो हमने देखा सावरकर का वो क्रांतिकारी सफर, उनकी हिंदुत्व की सोच, कांग्रेस और गांधी जी के साथ उनके गहरी मतभेद। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की गांधी जी की हत्या के पीछे दिए गए तर्क, जिसमें कथित तुष्टीकरण और विभाजन का दर्द शामिल था। और साथ ही गांधी हत्या मामले में सावरकर का नाम आना, उस पर बहस होना और फिर अदालत से उनका बरी हो जाना। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? शायद यही कि इतिहास वाकई कितना पेचीदा होता है ना। बिल्कुल। एक ही घटना, एक ही व्यक्ति के कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं, कितनी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, ये इन स्रोतों से बहुत साफ झलकता है। हाँ, और ये पूरी चर्चा, जैसा हमने कहा, सिर्फ इन्हीं दस्तावेजों पर ही आधारित थी। ये दस्तावेज अपने अपने नजरिए पेश करते हैं, जिनमें उनके लिखने वालों या जिनके बारे में वो हैं, उनके अपने पूर्वाग्रह भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये हमें उस दौर के जो गहरे वैचारिक टकराव थे, जो राजनीतिक कश्मकश थी और जो दुखद घटनाएं हुई, उनकी एक अहम झलक जरूर देते हैं। यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है। स्रोतों में जिस तरह से सावरकर, गांधी और गोडसे के नजरिए सामने आते हैं, उनसे देशभक्ति और कर्तव्य की जो अलग अलग परिभाषाएं उभरती हैं, वो परिभाषाएं आज भी हमारी राष्ट्रीय पहचान और जो राजनीतिक बहसें होती हैं, उनको कैसे प्रभावित करती होंगी। ये सोचने वाली बात है कि ऐतिहासिक घटनाएं कैसे लिखी जाती हैं, समय के साथ उन पर बहस कैसे बदलती है और आज के समाज पर उनका क्या असर होता है।